भारत आधुनिक विश्व के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिदृश्य में अपनी जगह मजबूत करता जा रहा है और इस बीच देश के एक बड़े वर्ग के मन में यह आकांक्षा भी दिखाई देने लगी है कि यह देश एक बार फिर से विश्व गुरु का दर्जा हासिल करे। विश्व गुरु का पारंपरिक तात्पर्य विश्व के शिक्षक से है जो दुनिया का मार्गदर्शन करने की स्थिति में हो। हालांकि इसके लिए पहली अनिवार्यता यह होगी कि भारत विविध क्षेत्रों में इतना सफल तथा समृद्ध हो जाए कि वह उसे वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट और सम्मानपूर्ण दर्जा प्राप्त करने में आगे लेकर के जाए। ये जो भारत की सफलता है, ये सिर्फ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैनिक क्षेत्रों में नहीं सीमित होगी, बल्कि उसके साथ साथ उत्पादकता, नवाचार, शिक्षा और शोध जैसे क्षेत्रों में भी प्रबलता से दिखाई दे। वो आयुर्वेद और योग जैसे पारंपरिक क्षेत्रों की पुनर्प्रतिष्ठा के साथ साथ आधुनिकतम क्षेत्रों में भी भारत की कामयाबी में परिलक्षित हो और यह सफलता सिर्फ एक देश के स्तर पर दिखाई न दे, बल्कि आम नागरिक के स्तर पर भी दिखाई दी जाए। उस सफलता का रास्ता जिस पहली सीढ़ी से शुरू होता है वो मेरी दृष्टि में है वैज्ञानिक मानस या साइंटिफिक टेम्पर, जिसे हर देश के हर व्यक्ति तथा परिवार तक पहुंचाने की आज आवश्यकता है। जो समाज स्वयं सफल, सक्षम, जागरूक, ज्ञानवान, शिक्षित, उदार, आधुनिक और महत्वाकांक्षी नहीं होगा, वैश्विक मार्गदर्शक के रूप में उसकी स्वीकार्यता संभव नहीं होगी। संयोगवश वैज्ञानिक मानस शब्द जो है वो भारत से ही आया है। कभी इतिहास में इसका छिटपुट प्रयोग हुआ है, लेकिन मुख्य धारा की शब्दावली में यह भारत से ही आया है। विश्व में पहले साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक मेथड जैसे शब्दों का प्रयोग होता रहा है। हालांकि इनकी परिभाषा और अर्थ काफी हद तक वैज्ञानिक मानस से मिलता जुलता है, किंतु वैज्ञानिक मानस शब्द अधिक गहरे और व्यापक अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। मेरी दृष्टि में साइंटिफिक मेथड शब्द व्यक्तिगत स्तर पर प्रयुक्त किए जाने वाले तौर तरीकों की ओर इशारा करता है, जबकि वैज्ञानिक मानस सामूहिकता की ओर इशारा करता है, जैसे एक राष्ट्र या समाज। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक ने वैज्ञानिक मानस की महत्ता को रेखांकित किया है। कारण यह कि वैज्ञानिक मानस का प्रसार एक व्यक्ति, समाज और देश के स्तर पर हमारा कायाकल्प करने की क्षमता रखता है। देश पहले ही तेजी से प्रगति कर रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मार्ग इस प्रगति को और गति देने में सक्षम है। वैज्ञानिक मानस शब्द में विज्ञान का उल्लेख है, किंतु वैज्ञानिक मानस से युक्त व्यक्ति विज्ञान की पृष्ठभूमि से ही आए, यह आवश्यक नहीं है। वो व्यक्ति शिक्षित हो, यह भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक मानस जिस बात की ओर इंगित करता है वो है नया जानने की उत्कंठा, तथ्यों और तर्कों को महत्ता देने की प्रवृत्ति, सवाल पूछने का साहस और प्रयोगों तथा प्रमाणों की कसौटी पर कसने के बाद ही किसी बात पर विश्वास करने का नजरिया। वैज्ञानिक मानस से युक्त व्यक्ति पहले से प्रचलित धारणाओं को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करता और न ही किसी बड़े या प्रभावशाली व्यक्ति के कहने से प्रभावित होता है। वह लॉजिकल थिंकिंग रखता है और हर घटना के पीछे के कारणों को खोजता है, तर्क और प्रमाण की कसौटी पर कसता है। एक कम शिक्षित व्यक्ति भी वैज्ञानिक मानस से युक्त हो सकता है। जैसे बड़ा आम उदाहरण आपको यहां पर देखने को मिलता है भारत में जुगाड़ नामक वाहन का। स्थानीय स्तर पर, छोटे स्तर पर परिवहन की समस्या के समाधान के लिए कैसे छोटे छोटे गांवों में कम शिक्षित लोगों ने प्रयोगशीलता तथा कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए यह काम चलाऊ वाहन तैयार कर लिया। दूसरी तरफ अनेक बड़े बड़े नेता, अधिकारी, वैज्ञानिक और ऐसे शैक्षणिक दृष्टि से एक उच्चतम स्तर पर मौजूद लोग भी अंधविश्वासों को मानते रहे। उत्तर प्रदेश के कितने ही मुख्यमंत्रियों ने नोएडा का दौरा नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी कुर्सी पर खतरा आ सकता है। तो यह शिक्षा से संबंध नहीं रखता। यह मानस हमारी पृष्ठभूमि से भी बहुत गहरा संबंध नहीं रखता और इसको हासिल करना, इसको प्राप्त करना संभव है, भले ही हमारी पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
अब किसी भी बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना एक अंधविश्वास है, और उसका यदि उल्टा कर दिया जाए, उसका विपरीत कर दिया जाए, तो वो कहलाएगा वैज्ञानिक मानस। इससे युक्त व्यक्ति खुद से तथा दूसरों से सवाल पूछने की प्रवृत्ति तथा साहस रखता है कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, चीजें कैसे काम करती हैं, इस तरह से क्यों काम करती हैं, इन्हें कैसे बेहतर किया जा सकता है, मैं कैसे इनके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकता हूं, मैं खुद कैसे इनसे लाभान्वित हो सकता हूं तथा दूसरों को कैसे लाभ पहुंचा सकता हूं, और ये जो कथन है किसी का, क्या ये कथन सच है या इसे प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत उपलब्ध है या नहीं। तो ये तमाम किस्म के प्रश्न जिसके मन में आते हैं और जो उनको अभिव्यक्त करने की क्षमता रखता है, जो इनको प्रमाणों की कसौटी पर परखने की क्षमता रखता है, वो व्यक्ति मैं कहूंगा कि वैज्ञानिक मानस वाला व्यक्ति है। अब साइंटिफिक मेथड का जहां जिक्र हुआ, वहां इस अवधारणा का काफी विकास भी हुआ है, और जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि यह वैज्ञानिक मानस से काफी हद तक मिलती जुलती अवधारणा है। तो साइंटिफिक मेथड के 5 स्तंभ या चरण माने जाते हैं, और हम इन्हें वैज्ञानिक मानस से भी स्वाभाविक रूप से जोड़कर देख सकते हैं। पहला चरण है निरीक्षण करना या ऑब्जर्वेशन करना। जैसे मेरा वाहन चालू नहीं हो रहा है और मैं खड़ा हुआ अपने वाहन को देख रहा हूं, इस बीच कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है कि आपका वाहन अब बहुत पुराना हो चुका है, वो अब नहीं चलेगा, छोड़ दीजिए पंडित जी इसको। किंतु मैं उसकी बात को अनदेखा करता हूं, या जो भी व्यक्ति उस वाहन को देख रहा है वो अनदेखा करता है, और वो खुद ऑब्जर्वेशन करता है, देखता है कि आखिर हो क्या रहा है, मेरा वाहन नहीं चल रहा। साइंटिफिक मेथड का जो दूसरा चरण है वो है प्रश्न करना, कि आखिर मेरा वाहन चालू क्यों नहीं हो रहा है। तो व्यक्ति सोचता है, विभिन्न प्रकार के प्रश्न उसके मन में आते हैं। तीसरा चरण है एक धारणा प्रस्तावित करना, यानी कि एक हाइपोथेसिस पेश करना, कि शायद वाहन में ईंधन नहीं है, या फिर बैटरी काम नहीं कर रही है, या फिर उसकी इग्निशन प्रणाली में कोई समस्या है। तो विभिन्न प्रकार की संभावनाओं को व्यक्ति खोजता है। चौथा चरण है भविष्यवाणी करना, यानी कि इनमें से कोई एक प्रेडिक्शन करना, कि संभवतः मैं कहीं से पेट्रोल मंगवाकर वाहन में डालकर देखूंगा तो शायद ये चालू हो जाएगा। और 5वां चरण है इस भविष्यवाणी की जांच करना, उस पर अमल करना, यानी कि सचमुच पेट्रोल मंगवाकर वाहन में डालना और उसे चालू करने का प्रयास करना। तो ये एक वैज्ञानिक मानस की ओर इशारा करता है। इस प्रक्रिया में संबंधित व्यक्ति ने इस तथ्य को स्वीकार भर नहीं कर लिया कि मेरा वाहन नहीं चल रहा और वो जाके घर में बैठ नहीं गया, उसने किसी अन्य व्यक्ति के कथन पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया। उसने समस्या को सभी कोणों से देखा, परखा और उसका समाधान किया। ऐसा समाधान जिसे ऐसी परिस्थितियों में आगे भी दोहराया जा सकता है। यही प्रवृत्ति अन्वेषण को जन्म देती है, और इसी के भीतर से नवाचार पैदा होता है। यदि यह प्रवृत्ति व्यापक पैमाने पर समाज में निहित हो, तो निजी से लेकर सामाजिक स्तर तक बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अब हमारे समाज के संदर्भ में बड़ी रुचिकर बातें दिखाई देती हैं। इस समाज में सवाल पूछने की आजादी और प्रवृत्ति कोई अपरिचित चीज नहीं है। प्राचीन काल में भी इसके दिलचस्प उदाहरण मिलते हैं। जैसे एक स्थान पर मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति ने, एक बौद्ध भिक्षु थे कश्यप, उनके साथ में शास्त्रार्थ किया या वार्तालाप किया, यह चर्चा की, जिसमें उसने बार बार सवाल उठाया कि ये मैं नहीं मानता कि आत्मा कोई चीज होती है, मैं नहीं मानता कि स्वर्ग कोई चीज होती है, और दोनों के बीच में लंबी चर्चा, लंबा शास्त्रार्थ चला, ऐसे विषयों पर जो हमारे धर्म से जुड़ते हैं। लेकिन इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो हमारा समाज है, यह आजादी देता है हमें सवाल पूछने की, अन्वेषण करने की, और चीजों पर संदेह करने की आजादी देता है। आपको एक बड़ा रुचिकर उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जैसे महासुभाषित संग्रह में मां पार्वती की ओर से भगवान शिव से किए गए सवालों तथा तर्कों को हमें देखना चाहिए। वहां पर प्रसंग यह है कि शिव आकर द्वार पर दस्तक करते हैं, और भीतर मौजूद पार्वती विनोद के मानस में है, उस समय वो विनोद करना चाहती हैं। तो यहां पर कुछ श्लोकों पर ध्यान दीजिएगा। कस्तम शूली मृगय भिषजम नीलकंठ प्रिय हम के काम काम वद पशुपति नैव दृश्य विषाणे मुग्धे स्थानु सचरति कथम जीवितेश शिवायः गच्छाट व्यामिति हतवचा पातु वह चंद्रचूड़ है। अर्थात शंकर जी ने अपने घर का द्वार खोलने के लिए आवाज दी। पार्वती ने पूछा कौन?
शंकर जी ने कहा मैं शूली हूं यानी कि त्रिशूलधारी। पार्वती ने कहा शूली यानी शूल रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो वैद्य को खोजिए। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। शंकर जी ने कहा प्रिय मैं नीलकंठ हूं। पार्वती ने कहा कि अगर नीलकंठ है तो मयूर हैं आप, तो एक बार जरा केका की आवाज कीजिए। शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं मैं पशुपति हूं। पार्वती ने कहा कि पशुपति यानी बैल हैं, तो मुझे तो आपके श्रृंग यानी कि सींग दिखाई नहीं दे रहे। शंकर जी ने कहा मुग्धे मैं स्थाणु हूं। पार्वती ने कहा कि स्थाणु यानी कि सूखा या ठूंठ वृक्ष है, तो आप चल कैसे रहे। इस पर शंकर जी ने कहा कि मैं शिवा हूं यानी कि पार्वती का पति हूं। लेकिन पार्वती जी ने कहा कि आप शिवा यानी लोमड़ी के पति हैं, तो जंगल में जाइए। तो इस प्रकार शिव और शक्ति के इस वार्ता विनोद में शिव निरुत्तर हो जाते हैं। हालांकि ये संस्कृत ग्रंथों में उल्लिखित एक विनोदपूर्ण संवाद भर है, किंतु उसे एक संकेत तो मिलता ही है कि प्रश्न करना और तर्कशीलता पर आधारित जो समाज है उस पर आधुनिक समाज का एकाधिकार नहीं है। ये लंबी परंपरा चली आ रही है और हम इससे अपरिचित नहीं है। अस्तु, हमारे धर्म ग्रंथों में गणित, चिकित्सा शास्त्र, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, रसायन आदि से जुड़ी हुई अवधारणाओं का उल्लेख होना भी संकेत देता है कि जिस कालखंड में इन्हें लिखा गया तब समाज में या कम से कम समाज के एक वर्ग में वैज्ञानिक मानस मौजूद था। लोगों का वैज्ञानिक मानस से युक्त होना किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विकास से सीधे जुड़ा हुआ है। हमारे देश के कर्णधारों को इस बात का एहसास उस समय भी था जब हम नए नए आजाद हुए थे और देश में साक्षरता की दर सिर्फ 12% हुआ करती थी। जब हम संविधान के अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए उल्लिखित 11 मूलभूत कर्तव्यों को देखते हैं तो हमें अपने राजनीतिक कर्णधारों की आधुनिक, प्रगतिशील और खुली सोच तथा दूरदृष्टि पर गर्व होता है। इस अनुच्छेद में नागरिकों से संविधान का पालन करने, देश की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करने तथा आवश्यक होने पर राष्ट्र की सेवा में तत्पर होने की बात कही गई है। लेकिन इसी अनुच्छेद में एक कर्तव्य यह बताया गया है कि हम भारत के नागरिक वैज्ञानिक मानस का विकास करेंगे, मानवतावाद का विकास करेंगे और प्रश्न पूछने तथा सुधार की प्रवृत्ति का विकास करेंगे। ये जो ठीक ठीक शब्दावली हमारे संविधान में आती है वो इस प्रकार से है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब ये बड़ी अनूठी और उत्कृष्ट सोच है जो हमें बाकी दुनिया से अलग एक विशिष्ट पायदान पर खड़ा कर देती है। मुझे नहीं लगता कि विश्व के किसी अन्य संविधान में इस प्रकार की प्रगतिशील और आधुनिक सोच मौजूद होगी, एक दूरदर्शितापूर्ण सोच मौजूद होगी। लेकिन आइए विश्व के अन्य देशों पर थोड़ी चर्चा करते हैं। चाहे अमेरिका हो या जर्मनी हो, फ्रांस हो या ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देश हो या फिर जापान जैसे एशियाई देश हो, अधिकांश विकसित देशों के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रधान भूमिका रही है। दूसरी तरफ आप पिछड़े देशों को देख लीजिए जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी पिछड़ी हुई स्थिति में है। हालांकि चीन का उदाहरण हमें यह बताता है कि यह कोई लाइलाज समस्या नहीं है। जब आप पिछड़ेपन को पीछे छोड़ने और विज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो अपने विकास की पहली सीढ़ी पर भी चढ़ जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में तबाह हुए जापान का दोबारा खड़े हो जाना और किसी समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाना संभव नहीं था। एक बार वो पहले नंबर पर भी रह चुका है आर्थिक पायदानों पर। तो यह संभव नहीं था यदि जापान ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाया ना होता, उसको वरीयता न दी होती। सन 1987 तक चीन की अर्थव्यवस्था भारत के बराबर या उससे पीछे हुआ करती थी, लेकिन आज उसकी अर्थव्यवस्था का जो आकार है हमसे यानी भारत से 4.5 गुना ज्यादा है। यह बदलाव अनायास नहीं आया। चीन ने वैश्वीकरण, उदारीकरण और एक खास किस्म के पूंजीवाद को अपनाया, लेकिन उसके साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी अपनी ताकत बनाया। बिना विज्ञान के चीन दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री नहीं बन सकता था। जापान और चीन के उदाहरणों में आप इस बात को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि वहां की सरकारों और कारोबारियों के साथ साथ वहां के नागरिकों के दृष्टिकोण में भी बड़ा बदलाव आया है, जिसके बिना यह कायाकल्प संभव नहीं था। खुशी की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्ता बढ़ी है।
विशेषकर अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने ठोस प्रगति की है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि दुनिया के अग्रणी देशों में हम इनमें हैं। दुनिया को विस्मित करने वाली स्थिति में भी है कुछ क्षेत्रों में तो हम लोग हैं। कोविड के टीके के विकास से लेकर के ऑनलाइन लेन देन तथा चंद्र व मंगल अभियानों से लेकर के आधार कार्ड की अद्भुत कामयाबी इसका सबूत है। जब डिजिटल फर्स्ट अर्थव्यवस्था का जिक्र होता है तो भारत का नाम प्रधानता के साथ लिया जाता है। जिस तरह हमारे यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के टीके लगाने की व्यवस्था को मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए संचालित किया गया और उसे आम आदमी तक गांव गांव में पहुंचा दिया गया, और जिस तरह से हमारे यहां रोजमर्रा की जिंदगी में लोग आज बेहद आसानी से मोबाइल एप्लीकेशन और नेट बैंकिंग आदि के जरिए धन का बेहद सुगमता से लेन देन कर रहे हैं, वैसा अधिकांश विकसित देशों में भी देखने को नहीं मिलता। लोगों की पहचान को प्रमाणित करने में आधार का जैसा उत्कृष्ट और रचनात्मक प्रयोग भारत में हुआ है, वो भी हमारी एक बड़ी कामयाबी है। हमारी दिशा सही है और उसकी वजह देश में एक ऐसे नेतृत्व का मौजूद होना भी है जिसकी सोच आधुनिक और प्रगतिशील है, जिसके पास वैज्ञानिक मानस है। आज हम भारत को विनिर्माण का वैश्विक केंद्र यानी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की महत्वाकांक्षा लेकर चल रहे हैं। हमारे पड़ोस में जो अवसर ट्रांसफर हो रहे हैं या स्थानांतरित हो रहे हैं वो भारत की ओर आ रहे हैं, उनके आने की संभावना बन रही है। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पढ़ाई लिखाई को आम लोगों के बीच ले जाने के लिए उसे भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। सन 2047 का भारत यानी आज के 25 साल बाद का भारत कैसा होगा, हमारी सरकार अभी से उसकी परिकल्पना करने में जुटी हुई है, अभी से उसकी मीमांसा करने में जुटी हुई है। यह वैज्ञानिक मानस है। जैसा कि मैंने कहा, हमारी दिशा सही है, किंतु यदि हम वैश्विक स्तर पर बढ़त हासिल करना चाहते हैं तो यही वैज्ञानिक मानस हमें घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम अपने सभी नागरिकों को वैज्ञानिक नहीं बना सकते, लेकिन उन्हें वैज्ञानिक मानस की ओर जरूर ले जा सकते हैं। जिस तरह चीन ने अपने नागरिकों के मन में कुछ नया बनाने और बेचने की महत्वाकांक्षा पैदा की, जिस तरह से उन्हें लगातार मेहनत की महत्वाकांक्षा पैदा की, उसी तरह हम भी अपने नागरिकों को कुछ ठोस कर दिखाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यदि लोग वैज्ञानिक मानस से जुड़ेंगे तो वे अधिक काबिल, अधिक जागरूक, अधिक कुशल और अधिक महत्वाकांक्षी नागरिक बनेंगे। वे कुछ अच्छा तथा महत्वाकांक्षी काम करने के लिए प्रेरित होंगे। वे अपने बच्चों, मित्रों तथा करीबियों को भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक सोच की ओर प्रेरित करेंगे। जमीनी स्तर पर लोगों का मानस बदलेगा तो भारत की समग्र तस्वीर बदलने में भी बहुत ज्यादा देर नहीं होगी। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नवंबर 2019 का एक कथन विचारणीय है। उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक मानस अंधश्रद्धा को मिटाता है, अंधविश्वास को कम करता है, समाज में क्रियाशीलता को बढ़ाता है, प्रयोगशीलता को प्रोत्साहित करता है। ऐसा व्यक्ति हर चीज में तार्किकता को खोजता है, तर्क और तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाने की समझ पैदा करता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फियर ऑफ अननोन को चुनौती देने की शक्ति देता है, शक्ति प्राप्त करता भी है। यहां पर श्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को आगे बढ़ाते हुए उसमें जय विज्ञान शब्द जोड़ा था। श्री मोदी ने इसे एक और विस्तार दिया है और उनका नारा है जय जवान जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। वैज्ञानिक मानस के प्रसार से ही जुड़े हुए दो अन्य महत्वपूर्ण पहलू और भी हैं जिनका जिक्र हमें करना चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा तथा कौशल विकास। इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले आइए दो अलग अलग परिदृश्यों पर गौर करते हैं। परिदृश्य एक, सन 2016 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में स्नातक लोगों की संख्या में भारत पहले नंबर पर था। हमारे यहां पर 7 करोड़ 80 लाख स्नातक बाहर निकले थे विश्वविद्यालयों से, महाविद्यालयों से, और चीन हमसे थोड़ा सा पीछे था जहां 7 करोड़ 77 लाख स्नातक बाहर निकले थे शिक्षण संस्थानों से। उसके बाद अमेरिका का नंबर था जहां पर 6 करोड़ 74 लाख स्नातक थे। तो यह पहला परिदृश्य हुआ, यानी इतनी बड़ी संख्या में भारत में ग्रेजुएट्स मौजूद हैं और इस मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। अब दूसरे परिदृश्य पर चलते हैं।
नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार सन 2018-19 के दौरान भारत में बेरोजगारी की दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा आंकी गई थी, यानी कि 6.1%। अब यह सर्वे बाद में राजनीतिक कारणों से विवाद में आ गया था, लेकिन वो विवाद हमारी चर्चा का विषय नहीं है। हम सिर्फ उस बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसकी ओर यह इशारा कर रहा है। तो ध्यान देने की बात यह है कि एक तरफ तो देश दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को तैयार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इसी देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। इन दोनों आंकड़ों में तारतम्य क्यों नहीं है? कायदे से तो ज्यादा बड़े देश में ज्यादा बड़ी मांग होनी चाहिए और उसी के लिहाज से ज्यादा रोजगार पैदा होने चाहिए और उसी के लिहाज से ज्यादा सप्लाई भी होनी चाहिए। लेकिन ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई के संतुलन में कहीं कोई गड़बड़ है। जरा सोचिए कि यह गड़बड़ क्या हो सकती है। देखिए, कोविड के दौर में हुई गिरावट के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था फिर से दुनिया की सबसे ज्यादा बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऐसा लगता है कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं और उसी के हिसाब से नौकरियां भी पैदा हो ही रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो आंकड़ा जो हमने देखा वो ये कह रहा है कि 45 साल में बेरोजगारी की दर आज सर्वाधिक स्तर पर हो सकती है संभवतः। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे ये जो करोड़ों ग्रेजुएट हैं उनकी पढ़ाई लिखाई और बाजार की मांग के बीच में सही तालमेल न बैठ रहा हो? तो इससे पहले कि आप कोई अनुमान लगाएं, एक और आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है वो समय समय पर एक सर्वेक्षण कराता है जिसका नाम है मानव शक्ति प्रतिभा अभाव सर्वे, यानी कि मैन पावर टैलेंट शॉर्टेज सर्वे। इसके तहत 10 या 10 से ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों, कंपनियों और फर्मों से पूछा जाता है कि उनको अपनी जरूरत के लिहाज से कुशल कर्मचारी मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और फिर उसके आधार पर एक सूची बनाई जाती है जो ये बताती है कि किन देशों में कुशल कर्मचारियों की सबसे ज्यादा कमी है। तो सन 2018 का ये जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार भारत दुनिया के उन देशों की सूची में चौथे नंबर पर था जहां कौशल का सबसे ज्यादा संकट चल रहा है। भारत के 56% संस्थानों ने कहा कि उन्हें अपनी आवश्यकता के लिहाज से कुशल कर्मचारी नहीं मिल रहे। इस तथ्य को जानने के बाद शायद आपको भारत के रोजगार संकट की गुत्थी सुलझती हुई दिखाई दे रही होगी। हम स्नातकों तो, जो स्नातक लोग हैं, स्नातक युवक हैं, उनको तो दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में तैयार कर रहे हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में नहीं जहां देश को ज्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता है। ऐसे ग्रेजुएट नहीं जिनके पास वो स्किल्स हों जिनको बाजार तलाश रहा है। तो एक तरफ तो बेरोजगार युवा कह रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन दूसरी तरफ कंपनियां कह रही हैं कि हमें सही उम्मीदवार नहीं मिल रहे। यानी दोनों के बीच में एक डिस्कनेक्ट है। और ये मांग कहां से आ रही है? अधिकांशतः सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रही है, जो पिछले कुछ सालों से सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की प्राथमिकता पर है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया आदि से आप अपरिचित नहीं हैं। हमारे ग्रेजुएट इन क्षेत्रों की मांग पूरी करने के लिए पूरी तरह से स्किल्ड नहीं है और इनमें इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट भी शामिल हैं। तो ऐसी घटनाएं एक तरफ तो बेरोजगारी की विकट स्थिति की ओर संकेत करती हैं तथा दूसरी तरफ चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हमारे छात्र वह ज्ञान और कौशल हासिल नहीं कर रहे जिसकी बाजार में मांग है। मैकेंसी जो एक कंपनी है जिसको मैकेंजी भी कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि भारत के सिर्फ 1/4 इंजीनियर ही नौकरी पाने योग्य हैं, यानी कि एम्प्लॉयबल हैं। और यह स्थिति तब है जब भारत अपने आप को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने का लक्ष्य लेकर के चल रहा है। तो अनेक प्रकार के डिस्कनेक्ट हमें दिखाई देते हैं और आप एक बार गौर करेंगे इस सारे परिदृश्य पर तो संभवतः आपका ध्यान जाएगा वैज्ञानिक मानस की ओर कि हम किन क्षेत्रों में जाते हैं, हमें किन क्षेत्रों में जाना चाहिए जहां हम नहीं जा रहे। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की जिस रिपोर्ट का मैंने आपसे पहले जिक्र किया था उसके 2 ताजा संस्करण उपलब्ध हैं और यह संस्करण एक 2018 का है, एक उससे थोड़ा पहले का 2014 का है। सन 2014 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौशल की जो कमी थी उसका आंकड़ा 64% था, जो 2018 की रिपोर्ट में सुधरकर 56% हो गया। यानी भारत में 2014 के बाद में जो कौशल विकास के अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं उनका प्रभाव जमीनी स्तर पर पड़ रहा है और लोगों की जागरूकता, पाठ्यक्रमों की उपलब्धता और आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव कौशल की स्थिति पर देश में पड़ रहा है। तो खुशी की बात है कि हमने 4 साल के दौरान अपनी स्थिति में लगभग
13% का सुधार किया, और वो सुधार अब संभवतः 20% से अधिक हो गया हो। तो लेकिन दूसरी तरफ हम चलते हैं चीन की ओर। 2014 में चीन में प्रतिभाओं की जो कमी है उसका आंकड़ा 24% था, जो 2018 में 13% हो गया। यानी वहां हमसे काफी ज्यादा, लगभग 50% का सुधार हुआ। 24% से 13% पर आ गए, मतलब आधा कर दिया उन्होंने उसको। तो वहां सुधार की रफ्तार ज्यादा है। चीन में स्किल्स की डिमांड और सप्लाई का जो अंतराल है वो बेहद कम हो गया है हमारी तुलना में। और उसे देखते हुए ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि चीन जो है आर्थिक तरक्की में, अगर देखा जाए, सच्चाई यह है कि आज भी वो आर्थिक प्रगति में समग्र रूप में यदि देखा जाए तो वो आगे है। वहां की प्रति व्यक्ति आय 12 लाख रुपए सालाना के लगभग है, बल्कि अब तो उससे भी थोड़ी ज्यादा है। यानी कि औसतन हर इंसान, हर व्यक्ति 1 लाख रुपए प्रति माह तो कमा ही रहा है। और इसकी तुलना यदि भारत से करेंगे तो भारत में ये जो आंकड़ा है ये काफी कम है इसकी तुलना में। मैं कहूंगा कि शायद 1/4 के आसपास हो। तो इस संदर्भ में हमारे लिए एक जरूरी कदम होगा भारत में वही वैज्ञानिक मानस को बढ़ावा देना। और यदि हम युवाओं के स्तर पर आ जाएं, और आज के बारे में कहा जाता है कि आज हमारे देश में जो युवाओं की संख्या है वो लगभग 65% के आसपास है। तो ये जो हमारा अपार संख्या बल है, अपार युवा संख्या बल है, यदि हम इसको सक्षम बनाते हैं और उन क्षेत्रों में ले जाते हैं जो वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था और विकास पर ज्यादा प्रबल प्रभाव डालने में सक्षम है, तो शायद परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल सकती हैं। बदलाव आज भी आ रहा है और वो सकारात्मक बदलाव है, लेकिन हम इसको और गति दे सकते हैं। और इसके लिए एक बड़ा जरूरी कदम है स्टेम की शिक्षा को बढ़ावा देना। स्टेम यानी STEM, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। दुनिया भर की सरकारें स्टेम की शिक्षा को अपने समाजों की तरक्की का एक मंत्र मानकर चल रही हैं। और यहां मैं फिर से आपको एक बार चीन की ओर ले जाऊंगा। और देखिए, चूंकि वैज्ञानिक मानस वही है जिसमें हम दूसरों से सीखते हैं, दूसरों से ग्रहण करते हैं, अपनी आत्मालोचना भी हम करते हैं। तो ये हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हम कहां से क्या सीख सकते हैं, किसके अनुभवों का लाभ उठा सकते हैं। तो चीन का जिक्र मैं एक बार फिर से करना चाहूंगा, जिसने इस मामले में भी, यानी स्टेम के मामले में भी तरक्की की है। सन 2000 में चीन और जापान, इन दोनों देशों में हर साल विज्ञान और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने वालों की संख्या जो है वो 3.5 लाख के आसपास थी। साइंस और टेक्नोलॉजी में 3.5 लाख के आसपास वहां पर ग्रेजुएट थे सन 2000 में। अब उसके बहुत सारे साल निकल गए और मेरे पास 14 साल बाद का आंकड़ा है, तुलनात्मक आंकड़ा, यानी 2014 का। तो जो 2014 में क्या हुआ, चीन में स्टेम के जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी संख्या बढ़कर के 16.5 लाख हो गई। और जापान में, यानी वहां 500% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जापान में आंकड़ा घट करके 3 लाख के करीब हो गया, यानी कि लगभग 15% की कमी। अब उल्लेखनीय बात यह भी है कि चीन में विज्ञान और तकनीक की जो पढ़ाई है वो चीनी भाषा में या मैंडरिन में होती है, मंदारिन में होती है। ये बात जापान पर भी लागू होती है। लेकिन स्टेम के ग्रेजुएट्स की संख्या के एक ट्रेंड को, आप रुझान को देखेंगे तो कितना बड़ा इनके बीच में अंतराल है दोनों के बीच में। एक जगह 500% की ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है और दूसरी जगह आपको गिरावट दिखाई दे रही है लगभग 15% की। और वो इन दोनों की अर्थव्यवस्थाओं में भी परिलक्षित हो रहा है कि एक अर्थव्यवस्था जो है उसके विकास की रफ्तार भी ज्यादा है और दूसरी अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार कम है। तो ग्रेजुएटों की संख्या में भले ही भारत और चीन ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हैं आज, लेकिन हमारे ग्रेजुएटों में से सिर्फ 26% स्टेम सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं। और चीन में ये जो आंकड़ा है 41% का है, यानी 41% का है। और ये जो आंकड़े हैं ये एक्सेंचर इंस्टीट्यूट फॉर हाई परफॉर्मेंस के हैं, जो सन 2011 के हैं। इस बीच चीन में एक स्टेम एक्शन प्लान 2029 बनाया गया है और जिस तरह वहां की सरकार इसे प्राथमिकता बनाकर चल रही है, उसे देखते हुए ये बहुत मुश्किल नहीं होगा यदि वो आंकड़ा आज वहां पर 50% के थोड़ा आसपास पहुंच गया हो। यानी सारे ग्रेजुएट्स में से लगभग आधे ग्रेजुएट इन क्षेत्रों से आते हों जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स या दूसरे व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़ते हैं। और वहां प्राथमिक स्कूलों में ही स्टेम की शिक्षा दी जाने लगी है और जापान ने भी इससे थोड़ा सा सबक लेते हुए स्टेम फ्रेमवर्क बनाया है।
और दूसरी तरफ ब्राजील और यूरोपीय संघ के अनेक देश भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे यहां भी काम हो रहा है जो जमीन पर दिखाई देता है, और इग्नू तो खुद उस बहुत महत्वपूर्ण कार्य से जुड़ा हुआ है। इग्नू स्वयं से भी जुड़ा हुआ है, जहां कौशल विकास का एक बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इग्नू हमारे इंजीनियरिंग और स्टेम के जो विषय हैं उनके पाठ्यक्रमों को भारतीय भाषाओं में लाने की एक बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना से भी जुड़ा हुआ है। तो भारत में भी काम हम कर रहे हैं और बड़ा महत्वपूर्ण और दूरदर्शितापूर्ण कार्य हम कर रहे हैं। स्टेम के अलावा जो दूसरा काम है वो है कौशल विकास। हमारी शिक्षा व्यवस्था अब तक एक पारंपरिक तौर तरीके से चलती आई है। वो आपको जानकारियां देती है, डिग्रियां देती है, लेकिन इक्का दुक्का क्षेत्रों के अलावा, कम क्षेत्रों के अलावा आपको कौशल, जो प्रत्यक्ष कौशल होता है, उसमें परिणित नहीं करती, उसमें आपको कुशल नहीं बनाती। यानी कि मुख्य रूप से वो हमें सैद्धांतिक शिक्षा देती है। कौशल की शिक्षा देने के लिए हमको जितना जितना इस पर फोकस करना चाहिए, संभवतः उतना फोकस हम नहीं कर पा रहे। हालांकि धीरे धीरे बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया है कि बहुत बड़ा बदलाव हमारे यहां पर भी आ रहा है। तो लेकिन वो हमारे युवकों को बाजार के लिए मार्केट रेडी नहीं बनाती, फ्यूचर रेडी नहीं बनाती। हालांकि उनको सैद्धांतिक रूप से वो बहुत समृद्ध बना देती है, किंतु बात यहां पर आर्थिक तरक्की की है, बात यहां पर रोजगार की, बात यहां पर नवाचारों की है, बात यहां पर नए कारोबार शुरू करने की है। तो उस दिशा में हमें कुछ सोचने की जरूरत है। और मैं आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आम जो हमारे संस्थान हैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन आज की जो दुनिया है वो अलग है, और हमारी शिक्षा प्रणाली को हमें थोड़ा सा उसमें तब्दीलियां लाने की जरूरत है। नए दौर के अनुसार नई चीजें निरंतर हमें जोड़ते चले जाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि वो चीजें नहीं जोड़ी जा रही, लेकिन संभवतः एक व्यापक स्तर पर अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकेंगे। कुछ संस्थानों तक ये सीमित ना रहे, बल्कि व्यापक स्तर पर हमारे देश में कोने कोने तक ये चीज फैले, और कि हम आधुनिक तकनीकों, आधुनिक अवधारणाओं, आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे पाठ्यक्रमों को कस्टमाइज करें और उनमें वो चीजें जोड़ें जिनकी आज आवश्यकता है। और ये चीजें स्वाभाविक रूप से विज्ञान से जुड़ती हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ती हैं, कारोबार से जुड़ती हैं। तो बहुत सारी चीजें जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था, वो हमें थोड़ा सा हमारी सोच में बदलाव की ओर इशारा करती है। स्किल्स की जो कमी हमारे यहां चल रही है, उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में हमें युवाओं की आवश्यकता है। और ये जो कौशल है सिर्फ विज्ञान में नहीं, ये सामान्य स्तर पर भी चाहिए। सामान्य स्तर पर यानी कि घरों में काम करने वाले प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन से लेकर के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और बिग डेटा एनालिस्ट तक हमें कौशल विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। उसको एक आंदोलन बना देने की जरूरत है, एक जन आंदोलन में तब्दील करने की जरूरत है कौशल विकास को। कहा जाता है कि सन 2000 बाद से 2025 के बाद से, क्षमा करें, दुनिया की हर कंपनी एक तकनीकी कंपनी होगी, हर शिक्षण संस्थान एक तकनीकी शिक्षण संस्थान होगा। और ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप और हम जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी हमारे निजी जीवन से लेकर हमारे संस्थानों के कामकाज में, हमारे उत्पादकता के कामकाज में प्रौद्योगिकी की भूमिका जितनी सामान्य होती चली जा रही है, जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी समेकित होती चली जा रही है, हमारे कामकाज में इंटीग्रेटेड होती चली जा रही है, उसको देखते हुए हर संस्थान की एक बड़ी शाखा आने वाले समय में ऐसी होगी जो प्रौद्योगिकी पर जिसका फोकस होगा। और यह माना जा सकता है कि 2025 के बाद से दुनिया की हर कंपनी किसी न किसी रूप में एक तकनीकी कंपनी भी होगी। भले ही वो किसी भी क्षेत्र में काम करती हो, लेकिन तकनीक का व्यापक इस्तेमाल कर रही होगी। वो तकनीकी उत्पादों को बना रही होगी या उनका इस्तेमाल करते हुए कोई दूसरे उत्पाद बना रही होगी। जाहिर है कि विज्ञान और तकनीक से जुड़ी हुई नौकरियां और अवसर अब सिर्फ तकनीकी कंपनियों या वैज्ञानिक संस्थानों तक सीमित नहीं रहने वाले, वे हर कहीं पैदा होंगे और आगे भी पैदा हो रहे होंगे। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, आज हर संस्थान में सोशल मीडिया का जो एक उभार हो रहा है, उसको देखते हुए हर संस्थान आज सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। आज के 15 साल या 20 साल पहले हम ये नहीं सोच सकते थे कि एक शिक्षण संस्थान को, एक एकेडमिक संस्थान को इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि वो ट्विटर पर उपस्थित हो, वो फेसबुक पर उपस्थित हो, या वो लिंक्डइन पर उपस्थित हो। लेकिन परिस्थितियां बदल रही है। किस प्रकार से नई तकनीक के ये जो अवयव है, ये हमारे
आम दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए, हमें पता नहीं चला कि कितनी तेजी से विज्ञान हमारे जीवन में आ गया है और समेकित हो गया है, हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और ये प्रक्रिया निरंतर आगे चलने वाली है। तो हमें इनको ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बनानी होंगी और हमें आम व्यक्ति से लेकर के संस्थानों तक के स्तर पर हमें बदलाव करने की जरूरत है। एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि क्या रुझान चल रहे हैं रोजगारों के संदर्भ में। लिंक्डइन जो कि एक रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दुनिया का पोर्टल है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित है, उसने कुछ समय पहले भारत में उभरते हुए 10 शीर्ष जो नौकरियां हैं उनकी सूची जारी की। और आप लिंक्डइन को तो जानते ही हैं, वो नौकरी करने वालों, नौकरी देने वालों और नौकरी ढूंढने वालों का वैश्विक सोशल नेटवर्क है और दुनिया में रोजगार के ताजा तरीन रुझानों की लिंक्डइन से बेहतर जानकारी शायद ही किसी के पास हो आज की स्थिति में, क्योंकि करोड़ों लोग उसके सदस्य हैं, करोड़ों कर्मचारी और बहुत बड़ी संख्या में मिलियंस जो है संस्थान उसके सदस्य हैं। तो जो 10 श्रेष्ठ नौकरियां उसने आज के जमाने में बताई है, जो ट्रेंडी नौकरियां चल रही हैं, जिनका रुझान है, वो क्या है। सबसे पहले है मशीन लर्निंग इंजीनियर। और ये सारे क्षेत्रों का उसने सर्वेक्षण किया है, सिर्फ विज्ञान का नहीं, सिर्फ तकनीक का नहीं, सारे क्षेत्रों का जब उसने सर्वेक्षण किया और उसने कहा कि आज के दौर में सबसे ज्यादा चर्चित या सबसे ज्यादा मांग वाली जो नौकरियां हैं वो कौन सी है, तो इसको आप समग्रता के रूप में देखिएगा तो लिंक्डइन बताता है कि सबसे ज्यादा मांग वाली नौकरियां हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एनालिस्ट, बैकएंड डेवलपर यानी कि प्रोग्रामर, फुल स्टैक इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, कस्टमर सक्सेस मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, बिग डेटा डेवलपर, सेल्स रिक्रूटर और पाइथन डेवलपर। अब ये जो जितनी भी चीजें हैं इनको आप एक नजर डालेंगे तो हमें पता चल रहा है कि रुझान कहां जा रहा है, दुनिया किस दिशा में जा रही है। और खासतौर पर हम जो भारतीय भाषाओं से आने वाले जो लोग हैं, संभवतः हम लोग इस परिदृश्य से कुछ हद तक शायद अपरिचित हों या उतने परिचित ना हो जितने कि अन्य जो विकसित देशों की भाषाओं वाले लोग हों संभवतः। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वैज्ञानिक मानस जब तक हमारे पास नहीं होगा, नए विषयों की ओर जब तक हमारी स्वीकार्यता नहीं होगी या उनकी तरफ जब तक हमारी जिज्ञासा नहीं होगी, हम संभवतः बहुत सारे अवसरों से वंचित रह जाएंगे। तो नौकरियों पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक इशारा किया है, उसने भी एक सर्वेक्षण किया और उसने ये कहा कि जिन नौकरियों का रुझान हमारी दृष्टि में है वो क्या है, वो है बिग डेटा एनालिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, कमर्शियल पायलट और एनेस्थीसिस्ट। और इनमें मिलने वाली जो सैलरीज हैं, तनख्वाह है, वो भी बताई गई है कि ये बिग डेटा एनालिस्ट को 1 लाख से 1.25 लाख रुपए महीना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामर को 2 लाख से 5 लाख रुपए महीना आदि आदि मिलता है। मतलब ये सब वो नौकरियां हैं जिनमें बड़ी संख्या में न सिर्फ रोजगार पैदा हो रहे हैं बल्कि जिनमें हमारे आम लोगों का जीवन स्तर बदलने की क्षमता है, क्योंकि वो बड़े रिवॉर्डिंग क्षेत्र हैं। तो हम अगर इस दिशा में जाना चाहते हैं और आप सीधे वैज्ञानिक मानस से इसका संबंध जोड़कर देख सकते हैं कि किसी समाज के आर्थिक विकास से किस प्रकार से वैज्ञानिक मानस का संबंध होगा, विज्ञान और तकनीक का संबंध होगा, कम से कम आज के दौर में वो इससे स्पष्ट होता है। इनके साथ साथ एक और रुझान देखने को मिल रहा है और वो क्या है, वो है गिग इकोनॉमी, यानी अनौपचारिक तथा छोटे छोटे कामों पर आधारित रोजगारों की अर्थव्यवस्था। ये एक अलग अर्थव्यवस्था आ रही है, गिग इकोनॉमी। और ये जो नौकरियां हैं ये स्थायी नौकरियां नहीं है, बल्कि कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ महीनों में किए जाने वाले कामकाज हैं जो दो पक्षों के बीच आपसी पारिश्रमिक तय किए जाने के बाद संपन्न होते हैं। ये नौकरियां नहीं है, लेकिन किसी को 2 घंटे के लिए काम मिल गया, किसी को 2 दिन के लिए काम मिल गया, वो व्यक्ति उस कार्य में कुशल है, उसने 2 दिन में वो कार्य संपन्न करके दे दिया और उसको वो भुगतान हो गया। ये एक नया रुझान भी देखने को मिल रहा है और ये बहुत से लोगों के लिए जो विज्ञान और तकनीक और अन्य कौशल जन्य क्षेत्रों में प्रवीण है उनके लिए एक आय का नया स्रोत लेकर के आ रहा है। और ये जो गिग इकोनॉमी है इसके बारे में कहा जाता है कि आज भारत में कुल रोजगार जितने हैं उनमें से 56% रोजगारों में इसका कोई ना कोई दखल है। और इतना ही नहीं, आने वाले 5-7 साल तक ये जो रोजगार हैं इनमें 25 से 30% की दर से निरंतर बढ़ोतरी होने वाली है। राष्ट्रीय विज्ञान निधि का कहना है कि इस नए दशक में पैदा होने वाले 80% जो रोजगार है उनमें गणित
और विज्ञान का कोई ना कोई कौशल चाहिए होगा। हो सकता है उसमें एक्सेल एमएस एक्सेल की जरूरत हो सकता है उसमें किसी अन्य प्रकार की गणनाओं की जरूरत हो सकता है उसमें प्रयोगों की आवश्यकता हो। तो हर जो 80% नए रोजगार पैदा होंगे हमारे इस दशक में जो चल रहा है, उसमें से 80% में किसी न किसी रूप में स्टेम से कोई ना कोई जुड़ाव होगा। हम अपने आसपास हो रहे इन बदलावों से बेखबर बने नहीं रह सकते हैं, जिसको संभवतः हम लोग आज महसूस कर सकते हैं। तो स्टेम और स्किल डेवलपमेंट जो है वो हमको न सिर्फ बेहतर रोजगार के मौके मुहैया कराता है, बल्कि और भी बहुत कुछ देता है। विषय का ज्ञान देने के साथ साथ वो हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए भी तैयार करता है। वो हमें तर्कपूर्ण सोच, समस्या समाधान के कौशल और रचनात्मकता की शक्ति भी देता है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया, स्थायी प्रगति तथा समावेशी विकास के लिए इस तरह के वैज्ञानिक मानस का प्रसार हमारी पहली आवश्यकता है। और यदि हम सचमुच एक विश्व गुरु की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो ये वैज्ञानिक मानस हमारे लिए एक अनिवार्यता है। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया, कोई आवश्यकता नहीं है कि वैज्ञानिक मानस का प्रयोग करने वाला व्यक्ति विज्ञान की पृष्ठभूमि से आता हो, लेकिन उसकी सोच प्रगतिशील हो, उसकी सोच आधुनिक हो, उसकी सोच खुली हो, वो तर्कपूर्ण व्यक्ति हो। और यदि हम इस प्रकार के मानस को देश में कोने कोने में प्रसार करने में सफलता प्राप्त करते हैं, तो हम एक किस्म का एक रचनात्मक आंदोलन देश में खड़ा कर सकते हैं और हम वो अपरिमित जो सफलता है उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी यदि हम विश्व गुरु का जो सपना है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोनों के बीच में, इस सपने और आधुनिकता के बीच में संबंध है। दोनों, इस सपने और विज्ञान और तकनीक के बीच में एक संबंध है, जिस पर हमें होमवर्क करने की जरूरत है। मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद।